एपीजे Yes, अब्दुल sir. कलाम। ये एपीजे के बचपन की APJ फोटो है, Abdul Kalam. उनके बचपन का ये फोटो है बेटा, ठीक है। ये साइड वाला ये चूंकि ये चैप्टर जो लिया गया है उनकी एक किताब है, ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर। क्या है ऑटोबायोग्राफी का नाम? विंग्स ऑफ Blinks फायर। of fire. विंग्स ऑफ फायर से ये एक्सर्प्ट लिया गया है, ठीक है। और उनके बचपन की कहानी बताता है। बाद में वो प्रेसिडेंट तक के चेयर को उन्होंने होल्ड किया, प्रेसिडेंट बने, ठीक है। ग्रेट साइंटिस्ट भी थे वो। तो एपीजे टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। तो अपने बचपन की बात याद करते हुए बताते हैं, अपने अपब्रिंगिंग के बारे में बताते हैं कि कैसे उनका लालन पालन हुआ, उनके पेरेंट्स कैसे थे, उनके सिबलिंग्स कौन कौन थे, कैसे थे। अपने फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं कि ऑल दोज थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस हिज चाइल्डहुड, और वो सभी चीजें जिसने उनके बचपन को प्रभावित किया था, उन सभी चीजों की वो चर्चा करते हैं अपने इस कहानी के माध्यम से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड गर्ल्स? क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड गर्ल्स? अब देखिए, शुरुआत कीजिए। अगर आपके पास बुक है तो ओपन कर लीजिए, नहीं है तो चुपचाप ध्यान से सुनिए। बता दें कि आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास। इनका जन्म तमिल फैमिली में हुआ था, और तमिलनाडु रामेश्वरम में आइलैंड टाउन है वो। आइलैंड टाउन कैसे है, एक और फोटो में आपके साथ आपको शेयर करता हूं, देखिए उसको गौर से। ये एक मैप सा दिखाया गया है ना, ग्रीन रंग का मैप आप देख रहे होंगे, अच्छे से देखिए उसको। चेन्नई से शुरू होके और लास्ट में रामेश्वरम को दिखाया है, और भारत की सीमा से बाहर निकल के रामेश्वरम एक आइलैंड के रूप में है, बे ऑफ बंगाल में ये आइलैंड के रूप में है। इस तरह से रामेश्वरम एक आइलैंड टाउन है। उस समय में तमिल स्टेट हुआ करता था, आज तमिलनाडु है, तमिल स्टेट हुआ करता था वो, सॉरी मद्रास स्टेट हुआ करता था, मद्रास स्टेट। आज वो तमिलनाडु स्टेट के रूप में है। इसके बाद देखिए, ये फोटो उनके पिताजी का है। वो अपने फादर के बारे में बताते हैं। ही टेल्स अबाउट हिज फादर कि माय फादर जैनुल अबिदीन, पिताजी का नाम था जैनुल अबिदीन, हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। कहते हैं कि ना तो उनके पास कोई बहुत बड़ी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है कि स्कूल कॉलेज जाके शिक्षा प्राप्त करना, डिग्री लेना, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया था, ऐसी कोई डिग्री उनको नहीं मिली थी। ना तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा धन कमाया था, नॉर मच वेल्थ। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पॉसेस्ड ग्रेट, लेकिन उनके पास जो थी वो ग्रेट इनेट विजडम थी। इनेट का मतलब होता है जो हमें इनबॉर्न होता है, जन्म से हम प्राप्त करते हैं। ऐसी विजडम उनके अंदर थी, ऐसी विद्वता उनके अंदर थी, ऐसी समझ उनके अंदर थी, ठीक है। तो बहुत रिच नहीं थे, बहुत वेल्थ नहीं थी उनके पास, और हाईली एजुकेटेड भी नहीं थे, बट डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही हैड सम क्वालिटीज उनके अंदर जरूर थी। और वो क्वालिटी कैसी थी कि ही वॉज नेचुरली वेरी वाइज एंड वॉज जेनरस टू। बहुत नेचुरली वो वाइज थे, ज्ञानी थे, और जैनुल अबिदीन, तो इसमें अपने फादर का वर्णन उन्होंने किया है। अब आगे देखिए, जनरस का मतलब होता है दानी, दानशीलता उनमें थी। ये उनकी माँ का फोटो है, देखिए, देख रहे हैं। इनका नाम था असी अम्मा। एपीजे के माताजी का नाम क्या था? असी अम्मा। और कहते हैं कि सी वॉज एन आइडियल हेल्पमेट टू हिज फादर, टू हेल्प हिज फादर। एक अच्छे हेल्पमेट की तरह थे
हेल्पमेट कैसे थे? तो वो उनके पिताजी की हर कदम पर मदद करते थे, हर कदम पर मदद करते थे, ठीक है ना? तो शी वॉज एन आइडियल हेल्पमेट। तो असियम्मा में उनको एक आइडियल हेल्पमेट मिलती थी। शी वॉज अ ग्रेट सपोर्ट एंड हेल्प टू हिम। जितना सपोर्ट हो सकता था वो सपोर्ट करती थी, हेल्प करती थी। इसके बाद आगे बताते हैं कि आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे, यानी कितने लोगों को वो खिलाया करती थी रोज, ये तो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहा है, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर। लेकिन कहते हैं कि एक अंदाजा जरूर है कि जितने लोग मतलब खाने वाले थे घर के, उससे कहीं ज्यादा लोग क्या थे? बाहर के खाने वाले थे। बाहर के लोग उससे कहीं ज्यादा मिलते थे, बाहर के ज्यादा लोग आते थे खाने के लिए। राइट गाइस? तो सोचिए उसकी उनकी माँ को कितना भोजन बनाना पड़ता होगा, कितना खिलाना पड़ता होगा सबको। फिर वो बताते हैं अपने बारे में कि आई वॉज वन ऑफ मेनी चाइल्ड, कि मैं बहुत से बच्चों में से एक बच्चा था घर में, ऑफ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। अनडिस्टिंग्विश्ड, देखिए लिखा होगा लाइन, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, इसका मतलब ये होता है ऑर्डिनरी या कॉमन। देखने में ये कोई बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं थे, कॉमन लुक था इनका, ठीक है? कॉमन लुक के बच्चे थे। लुक्स बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। लेकिन अपने पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स मतलब माता पिता के बारे में बताते हैं कि शी वॉज टॉल, वो काफी टॉल थे। दे वर टॉल एंड हैंडसम, वो टॉल भी थे, हैंडसम थे, और इस प्रकार से। लेकिन अपने बारे में बताते हैं कि वो ऑर्डिनरी और कॉमन पर्सोना के थे। अब्दुल कलाम के बहुत सारे सिबलिंग्स थे, भाई बहन बहुत सारे थे, लेकिन उन सब में अपने आप को बताते हैं कम हाइट के थे, कॉमन लुक के बच्चे थे ये। रहते कहाँ थे? तो बताते हैं कि वी लिव्ड एपीजे अब्दुल कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस वाज वेरी ओल्ड, क्योंकि वो पूर्वजों की बनाई हुई घर थी, तो वो काफी, वो घर जो था पुराना था। इट वाज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी में बनाया गया था, 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। इट वाज ए पक्का हाउस, घर तो पक्का हाउस था, विच वाज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड लाइम स्टोन, जो ब्रिक्स और लाइम स्टोन के बने हुए थे। उन दिनों में सीमेंट नहीं होता था, तो सीमेंट नहीं होता था तो लाइम स्टोन का प्रयोग किया जाता था घर बनाने के लिए। और ये घर कहाँ पर था इनका? ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट में, यानी मस्जिद वाली गली में इनका घर था। आगे बताते हैं अपने फादर के बारे में कि एपीजे's फादर वाज वेरी सिंपल। इनके पिताजी बहुत सिंपल थे लेकिन स्ट्रिक्ट थे। ऑस्टियर का मतलब यही होता है, सिंपल बट स्ट्रिक्ट। सिंपल थे, स्ट्रिक्ट थे। ही वांटेड टू लिव ए सिंपल लाइफ, वो जीना पसंद करते थे। एंड ही यूज्ड टू टीच हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते थे, सिंपल लाइफ जीने की शिक्षा देते थे। अननेसेसरी थिंग को अवॉइड करने के लिए कहते थे, यानी कि जिस चीज से के बिना हमारा काम चल रहा है, वो हमारे लिए, अगर हम उसकी चाहत रखते हैं, वो चीज हम अगर सोचने लगते हैं कि हमारे पास हो, तो अननेसेसरी है वो। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके पास, आपका काम अगर 10-12 हजार के मोबाइल फोन से आपके पढ़ाई का काम हो रहा है, और किसी के पास अगर आईफोन है, तो आईफोन लेने के लिए अगर जिद करें तो वहां पर वो क्या होगा? अननेसेसरी आपका ये खर्च होगा। जिससे बचने के लिए, ऐसी चीजों से बचने की सलाह देते थे। लेकिन जो जरूरत की चीजें होती थी वो जरूर पूरा करते थे, और जरूरत की चीजों में सबसे पहला आता है भोजन, उसके बाद क्लॉथ्स, कपड़े, और फिर अगर बीमार पड़ा तो मेडिसिन। ये जरूरी की चीजें होती है, क्योंकि इनके इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। एपीजे सेज दैट हिज पेरेंट्स फुलफिल्ड ऑल हिज नीड्स। इस तरह से एपीजे कहते हैं कि उनकी सभी जरूरत की चीजें उनके माता पिता पूरी करते थे। और देयर लव, इसके अलावा जो बहुत और चीजें थी, वेदर इट वाज एनी टेंजिबल थिंग्स, जो जरूरत की चीज थी, या उनका प्यार कह लीजिए, या उनका अफेक्शन कह लीजिए, वो जरूर इनको मिलता था। दिस शोज दैट ही हैज द क्वालिटी,
ये इससे इस पैराग्राफ में एक और चीज पता चलता है कि देखिए अपने माता पिता के द्वारा जो उनका लालन पालन किया जा रहा था उसके प्रति वो कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। अपने माता पिता को वो उसके प्रति वो कृतज्ञ हो रहे हैं कि जो कुछ भी उनके माता पिता ने उनके लिए किया था वो काफी था, वो कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। एपीजे, in this regard you can say that APJ is thankful to his parents for whatever they did for him, कि जो कुछ भी उन्होंने किया था उसके लिए वो क्या हो रहे हैं, थैंकफुल हो रहे हैं। इसके बाद फिर वर्णन करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हो गया था, तब वो 8 वर्ष के थे सिर्फ। ही वॉज ओनली 8 years old, ठीक है ना। और अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका मतलब उनका जन्म कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और देखिए एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो अभी आने वाला है, उसकी चर्चा होने वाली है। देखिए ये कुछ बच्चे पहचान भी गए होंगे, ये इमली है, इमली। अंग्रेजी में इसको टैमेरिंड कहते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस गाइस, टैमेरिंड। टैमरिंड। हाँ, हिंदी में टैमरिंड। इमली, ठीक है। अब आगे कहते हैं कि फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, कहते हैं क्या कारण था कि उस समय तो समझ में नहीं आया था। ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट, मार्केट में इमली के बीजों की मांग अचानक बढ़ गई थी, ठीक है। और ये भी कलेक्ट करने लग गए, इमली के बीजों को कलेक्ट करने लगे। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन स्टोर, उसको वो कलेक्ट करके और प्रोविजन शॉप पे, प्रोविजन शॉप का मतलब होता है किराने की दुकान पर, उसको बेच दिया करते थे। मॉस्क स्ट्रीट में जो प्रोविजन शॉप था उसमें वो बेच दिया करते थे। और पूरे दिन के कलेक्शन से उनको जो प्राप्त होता था जो चीज, वो थी लगभग वो करीब करीब 1 आना वो कमा लेते थे, 1 आना। और ये देखिए इस प्रिंसली सम कहते हैं, वो प्रिंसली सम हुआ करता था, ये थोड़ा बहुत नहीं, प्रिंसली सम होता था, ठीक है। और 1 आना जो है लगभग 6 पैसे के बराबर बनता था। 6 पैसे से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा, इसे 6 पैसे ही माना जाता है। उन दिनों में चलता था, अब वो ये सब तो इकाई चलती नहीं है, आना वगैरह नहीं चलता है। तो ये डिमांड जो टैमरिंड सीड्स की थी उसके कारण ये कलेक्ट करते थे, और कलेक्शन से उनको लगभग 1 आना, दिन भर में इनको 1 आना के करीब करीब का वो टैमरिंड सीड बेच लिया करते थे। अब उसको प्रिंसली सम उन्होंने क्यों कहा है? प्रिंसली सम कहने का मतलब यह है कि उन दिनों में इतने पैसे का भी बहुत वैल्यू था। At that time this 1 आना meant a lot of money to him, यानी उनके लिए इसका काफी महत्व था। इसके बाद एक न्यूज़पेपर की भी चर्चा करते हैं। ये देखिए न्यूज़पेपर भी है, ये तमिल में न्यूज़पेपर है, तमिल लैंग्वेज में आप देख रहे हैं, उस समय का न्यूज़पेपर दिखा रहा है तमिल में। तो तमिल में दीनमणि नाम से ये न्यूज़पेपर आया करता था, दीनमणि। इनको कहानी सुनाई जाती थी। जलालुद्दीन वुड टेल हिम स्टोरी, जो इनके ब्रदर इन लॉ होते थे तो वो इनको कहानियां सुनाते थे, युद्ध की कहानी, वॉर की कहानी सुनाते थे। और बाद में उन कहानियों को वो कहाँ खोजने की कोशिश करते थे? वो खोजने की कोशिश करते थे हेडलाइंस में, इसी दीनमणि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में उसको खोजने की कोशिश करते थे। क्लियर? तो दीनमणि कोई पूछेगा क्या है तो आप बताएंगे दीनमणि इज अ तमिल डेली न्यूज़पेपर, तमिल डेली न्यूज़पेपर, राइट। नेक्स्ट ही सेज कि आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। अपने क्षेत्र के बारे में बताते हैं, यानी रामेश्वरम, वो लगभग वॉर से अनअफेक्टेड था, वॉर का कोई विशेष प्रभाव उस पर नहीं पड़ा हुआ था। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस, लेकिन जल्दी ही भारत को भी उस एलाइड फोर्सेस का हिस्सा बनना पड़ गया, चूंकि अंग्रेजों का यहां पर शासन था। और एलाइड फोर्सेस में कौन कौन से देश थे? यूके, यानी इंग्लैंड जिसको कहते हैं, यूके, रसिया, बाद में यूएसए भी शामिल हो गया था।
तो इस तरीके से भारत पर अंग्रेजों के शासन की वजह से भारत भी उसका हिस्सा बन गया था। और जब ऐसा हुआ तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर, तो भारत में एक इमरजेंसी की स्थिति डिक्लेयर कर दी गई, इमरजेंसी के हालात बन गए थे। रामेश्वरम वाज ए स्मॉल आइलैंड टाउन, रामेश्वरम एक आइलैंड टाउन था। ये देखिए आप इस फोटो को देखकर समझ सकते हैं। इस फोटो में काफी कुछ बताया गया है, कहां से कहां तक कैसे जाते थे। बीच में एक जगह आपको दिखाई पड़ेगा फेरी, FERRY, फेरी। यहां से यहां तक जो था ये टूटा हुआ रास्ता, हेलो हेलो, यस, सो हे गाइस, लिसन अगेन, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बताया यहाँ पर एक ना एक रेलवे की कभी आपको व्हेन यू गेट टाइम टू गो टू द साउथ, साउथ घूमने का कभी मौका मिले तो आप यहाँ पे जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना आपको देखने का मिलेगा, एग्जाम्पल देखने का मिलेगा कि कितने बढ़िया से इन्होंने वहां पर एक पुल का निर्माण कर रखा है। चलिए ये तो बात की बात है, बाद में और बताएंगे इसके बारे में। तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी युद्ध की वजह से, चूंकि भारत भी उस युद्ध में शामिल हो गया था, तो एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अभी अगर स्टेट ऑफ इमरजेंसी कभी डिक्लेयर होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, एक तरह के कर्फ्यू की सिचुएशन आ जाती है, बहुत तरह की जो हमारी आपकी आजादी होती है वो छिन जाती है। A lot of privileges which are given to the people are withdrawn, बहुत सी जो हमारी आजादी है, बहुत से हमें जो सुविधा दी जाती है वो सभी सुविधाएं छीन ली जाती हैं। तो ये बहुत ही खराब स्थिति है आप कह सकते हैं। तो यहां भी हुआ, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन। जो पहला इसका प्रभाव पड़ा वो ये कि जो ट्रेन रुका करता था रामेश्वरम में, वो ट्रेन का रुकना बंद हो गया। न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। अब चूंकि इनके कजन थे, वो न्यूज़पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखते थे। अब सवाल ये था कि जब ट्रेन रुकेगी नहीं तो न्यूज़पेपर कैसे कलेक्ट किया जाएगा, न्यूज़पेपर तो वहां उतरेगा नहीं फिर। तो बंडल बना के न्यूज़पेपर के बंडल को क्या करना था, चलती हुई ट्रेन के खिड़कियों से बाहर फेंकना था। और बाहर फेंका जाएगा तो कोई व्यक्ति वहां होना चाहिए जो उसको कलेक्ट करके रखे। तो नेचुरली द प्लेस वाज फिल्ड बाय, वो जो स्लॉट खाली जो जगह थी उस जगह को कौन भर दिया, APJ अब्दुल कलाम ने भर दिया। और मूविंग ट्रेन से रामेश्वरम रोड, ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच की वो जगह थी रामेश्वरम रोड, वहां पे उसको फेंका जाना था और वहां से उस बंडल को कलेक्ट करना था। तो यही हुआ, उन्होंने कहा दैट फोर्स माय कजन शमसुद्दीन। और ये न्यूज़पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम देखते थे, इनके वो कजन थे, उनका नाम था शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखते थे। एज द ट्रेन स्टॉपेज वाज कैंसिल्ड and the newspaper bundle was thrown out of the moving train, he needed someone to catch those bundles। और उन बंडल को पकड़ने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए था। तो नेचुरली शमसुद्दीन मस्ट हैव टॉक टू APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम से बात किया होगा और APJ अब्दुल कलाम ने उस जगह को भर दिया। इन रिटर्न, बदले में, चूंकि इन्होंने काम किया था शमसुद्दीन के लिए, तो पेड हिम ए सैलरी। जो कुछ भी उन्होंने दिया होगा पैसे के रूप में, जो कुछ भी इनको दिया होगा, which was APJ's फर्स्ट अर्निंग, वो फर्स्ट अर्निंग थी एज अ वेजिस, एक वेजिस के रूप में पहली अर्निंग उनकी वही थी।
दो अर्निंग की बात करते हैं। एक अर्निंग उन्होंने अपनी मेहनत से किया था, जो पहली बार किया था अपने लिए, जब जब टेमेरिंड की सीड्स उन्होंने कलेक्ट की थी और उसको बेचा था, उससे जो पैसे आते थे वो वेजेस नहीं थी। वेजेस कब होता है? व्हेन यू वर्क फॉर अदर्स, जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, एंड दोज पीपल पे यू बैक, और वे लोग आपको जब वापस पे करते हैं, वो आपका वेजेस होता है। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट को आप समझिएगा। वो कहते हैं कि हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड। कहते हैं आज भी उस प्राइड को मैं महसूस करता हूं। लगभग 50 साल बीत गया है इस घटना के, लेकिन आज भी मुझे ये महसूस होता है कि हमने क्या प्राप्त किया था 50 साल पहले। इवन नाउ व्हेन ही रोट द बुक, जब वो किताब लिखे हैं तो महसूस किए हैं कि आई कुड फील अ टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड प्राउड। अपने ऊपर उनको प्राउड फील हो रहा है। एपीजे सेज दैट whenever someone earns his own money with his hard work, कि जब कोई अपने कठोर मेहनत से पैसे कमाता है, he feels in the same way as he did, तो ऐसा ही महसूस करता है जैसा कि एपीजे ने महसूस किया था। एवरी चाइल्ड, आगे कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चा जो जन्म लेता है वो कुछ ना कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होता है, यानी कि कुछ ना कुछ वो अपने माता से, पिता से, अपने परिवार के अन्य लोगों से वो लेकर जन्म लेता है। इसके अलावा कुछ सामाजिक जो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, हमारे जो आसपास के वातावरण होते हैं, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो यही चीज उनकी भी थी। उन्होंने क्या क्या सीखा किससे, वो देखिए। वो कहते हैं आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर। अपने पिता से उन्होंने ये दो चीज सीखी। क्या क्या? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ऑनेस्टी सीखी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी सीखी, और आत्म खुद से डिसिप्लिन में रहना, सेल्फ डिसिप्लिन सीखा फादर से। और मदर से क्या सीखा? इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास करना, और डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता। एंड सो डिड माय 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। इसी तरह से 3 अन्य भाई बहनों ने भी सीखा। इनके आगे वो बताते हैं कि ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स। उनके 3 दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त थे तीनों। एक का नाम था रामानंद शास्त्री, दूसरे का नाम था अरविंदन, और तीसरे का नाम था शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये तीनों के तीनों बिल्कुल कठोर जो मेहनत करने वाले होते, कठोर जो अपने अपने विचारों को मानने वाले होते हैं, अपने धर्म को मानने वाले होते हैं। तो ऐसे कठोर ऑर्थोडॉक्स स्ट्रिक्ट हिंदू ब्राह्मण फैमिली के थे ये तीनों दोस्त। उनके नाम फिर से याद कर लीजिए, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। लेकिन बचपन में इन तीनों में ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई फीलिंग नहीं होती थी, कोई डिफरेंस की फीलिंग नहीं आती थी इनमें, बिकॉज ऑफ आवर जो रिलीजियस डिफरेंसेस थे। ये चूंकि मुस्लिम परिवार के थे, बाकी हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन कोई तीनों में कोई डिफरेंस, चारों में कोई डिफरेंस नहीं होता था। चारों हमेशा साथ साथ रहते थे। इनफैक्ट बताते हैं कि रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ, रामानंद शास्त्री कौन थे? तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री वहां के रामेश्वरम टेम्पल के हेड पुजारी थे, हेड प्रिस्ट थे। ठीक है। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द, बाद में वो भी जब बड़े हुए तो उन्होंने भी अपने पिता की जगह वो पुजारी बनने का उन्होंने निर्णय कर लिया, और पिता की जगह उन्होंने ले ली। अरविंदन के बारे में बताते हैं, जो दूसरा दोस्त इनका है अरविंदन, उसके बारे में बताते हैं कि वो बिजनेस, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट के बिजनेस में लग गए। जो पिलग्रिम्स आते थे विजिट करने के लिए, उनके लिए लग गए। और शिव प्रकाशन के बारे में बताते हैं कि वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम उन्होंने ले लिया सदर्न रेलवे के लिए। सदर्न रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम वो देखने लग गए। उसके बाद बताते हैं कि ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, एक उत्सव मनाया जाता था, श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होता था। और उसमें इनके जो परिवार के लोग थे, आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स, बोट की व्यवस्था करते थे इनके परिवार के लोग। और स्पेशल एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था जहां पर इनको आइडॉल को, यानी मूर्ति को ले जाया जाता था।
एक पौंड, राम तीर्थ करके एक पौंड था, एक मतलब तालाब जैसा था, वहां पर वो जगह बनी होती थी, वहां पर ले जाके मूर्ति को रखा जाता था, जो इनके घर के पास होता था, जो एपीजे के घर के पास होता था। तो इसके बाद वो बताते हैं कि इवेंट फ्रॉम द रामायणा, बेड टाइम स्टोरीज इनकी क्या हुआ करती थी, रात के वक्त सोते वक्त इनको कहानी सुनाया जाता था। इनके दादी और इनकी माँ कहानियां सुनाया करती थी। इनकी माँ और दादी इनको कहानियां सुनाया करती थी, और वो कहानी क्या होता था, वो बेड टाइम स्टोरीज किनकी इनकी होती थी, प्रॉफिट की तो होती ही थी, इसके अलावा जो थे रामायण, रामायण से भी कहानी सुनाई जाती थी, रामायण की कहानी भी इन लोगों को सुनाई जाती थी। तो देखिए, मुस्लिम परिवार के होते हुए भी वो रामायण की कहानी भी उन बच्चों को सुनाई जाती थी। तो ये होता है एक सामाजिक सौहार्द बनाए रखना। ये माता पिता का काम होता है, समाज का काम होता है। तो कौन कहानी सुनाते थे इनको? मदर एंड ग्रैंड मदर। और कहाँ की कहानी सुनाते थे? मुस्लिम होते हुए भी इनको कहानी सुनाई जाती थी रामायण की भी। ठीक। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, एक घटना का वर्णन करते हैं कि जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, प्राथमिक जो रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय था उसमें जब वो पढ़ रहे थे, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए शिक्षक आए थे क्लास में। और कहते हैं कि आई यूज्ड टू वियर अ कैप, सफेद रंग का ये कैप पहनते थे, विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, जो इनको इनको इनके मुस्लिम होने का संकेत देता था, मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और सामने के बेंचेस पर ये बैठा करते थे रामानंद शास्त्री के बिल्कुल बगल में। हु वोर द सैक्रेड थ्रेड, जो ब्राह्मण होने की वजह से वो क्या पहनते थे? जनेऊ पहनते थे। तो जब ये सारी चीज उन्होंने देखा, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक, स्टमक का मतलब है पचा पाना, यानी उन्हें ये चीज बुरा लगा सर। वो जो नए शिक्षक आए थे उनको ये बात बड़ी बुरी लग गई कि एक हिंदू प्रिस्ट का बेटा सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, कि वो एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, तो सामाजिक रूप से जो कुछ भी उनको लगा होगा, उन नए शिक्षक को लगा होगा। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मुझे कहा गया कि मैं जाकर बैक बेंच पर बैठूं, पीछे के बेंच पर बैठूं। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत उदास मैं फील किया। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी बुरा लगा। रामानंद शास्त्री जब ये पीछे जा रहे थे, ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, वो भी काफी सैड दिख रहे थे, वो काफी डिप्रेस्ड दिख रहे थे। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट, जब उन्होंने ये अपनी सीट शिफ्ट करके लास्ट रो में जा रहे थे, द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी, तो ये जो था मेरे ऊपर एक गहरा प्रभाव डाला। इनके ऊपर उनका जो वो चेहरा इन्होंने देखा, दुखी वाला चेहरा देखा, इसका गहरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। When I shifted to the last row, left a lasting impression on me. ये देखिए उनका भी फोटो दिया है, ये पृष्ठ हैं, यही पृष्ठ थे वहां के मुख्य पुजारी। Now see, after school we went home and told our respective parents. फिर घर जब पहुंचे तो अपने अपने पेरेंट्स को उन्होंने ये सारी बातें कह सुनाई। इन्होंने अपने पेरेंट्स को सुनाया होगा, रामानंद शास्त्री ने अपने पेरेंट्स को कह सुनाया होगा। लक्ष्मण शास्त्री यानी कि जो चीफ प्रिस्ट थे वहां के मंदिर की, उन्होंने बुलवा भेजा, सम्मन्ड द टीचर, टीचर को बुलवा भेजा। एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर, और इन बच्चों की उपस्थिति में ही उन्होंने उस टीचर को डांट लगाई, that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children, कि ये जो अबोध बच्चे हैं, निर्दोष बच्चे हैं, इन अबोध निर्दोष बच्चों के दिमाग में ये जहर मत बो, कम्युनल इंटॉलरेंस की जहर मत बो। ये जो अलग अलग धर्म और अलग अलग प्रकार के लोगों की बात, इनमें सामाजिक जो ऊंच नीच का भाव है, ये सब चीज इनके दिमाग में मत भरो, इन इनोसेंट इस अबोध बच्चों के मन में। He bluntly asked the teacher to either apologize,
उन्होंने साफ कहा टीचर को, या तो आप क्षमा मांगिए, या तो आप क्षमा मांगिए, या नहीं तो स्कूल और आइलैंड, ये द्वीप छोड़कर आपको भागना पड़ेगा। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, उनको पश्चाताप हुआ अपने व्यवहार पे, शिक्षक को अपने व्यवहार पर बहुत पश्चाताप हुआ, और बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और जब उन्होंने देखा कि मतलब उनका ओपिनियन, यानी वहां के समाज के बड़े लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या व्यवहार है, क्या विचार है, तो वो टीचर में बदलाव आ गया, वो टीचर खुद बदल गए, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। आगे कहते हैं ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी, कुल मिलाकर बताना वो ये चाहते हैं इस घटना के माध्यम से एपीजे ये बताना चाहते हैं कि कुल मिलाकर जो वहां का समाज था, जो सोसाइटी थी रामेश्वरम की, वो इस मामले में बड़ा ही रिजिड था, बहुत ही कठोर था। ये सेग्रीगेशन के मामले में कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो थे, सोशल ग्रुप्स में क्या क्या आएंगे सोशल, जैसे मान ली ब्राह्मण हैं, क्षत्रियज हैं, वैश्याज हैं, शूद्राज हैं, फिर मुस्लिम्स हैं, ऐसे इन सब के स्ट्रिक्टली फॉलोड इन रामेश्वरम कि जो ग्रुप है बेशक है वो, लेकिन सब मिलजुल के रहते हैं, इस चीज को वहां पर देखा गया। तो टीचर लास्ट में टीचर क्या करते हैं, आज सॉरी फॉर द, अपने मिस्टेक के लिए क्षमा मांगते हैं। और ये कब कब हो सका, ड्यू टू लक्ष्मण शास्त्री डिटर्मिनेशन। इसमें सबसे बड़ा योगदान लक्ष्मण शास्त्री का था, जो वहां के हेड प्रीस्ट थे, और उन्होंने इस सारे प्रॉब्लम्स को जो था वो अच्छे तरीके से निभाया, अच्छे तरीके से उस पर उन्होंने ध्यान दिया। सारा सिचुएशन जो है सो अच्छे से हैंडल हो गया। उसके बाद आगे फिर बताते हैं कि समाज जो था वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हाउएवर, फिर भी बेशक समाज में जो चार मुख्य जो होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज, इसके अलावा मुस्लिमों का भी अपना एक था ग्रुप इनका, फिर भी एक और टीचर की वो व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं, वो है शिव सुब्रमण्यम अय्यर। शिव शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो साइंस टीचर थे। थ्रू एन ऑर्थोडॉक्स, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो भी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण परिवार से थे, वो भी एक कठोरता वाले जो ब्राह्मण परिवार थे उनका, उससे वो आते थे। उनकी एक कंजर्वेटिव वाइफ भी थी। कंजर्वेटिव का मतलब भी जो होता है वो ऑर्थोडॉक्स ही, जो पुरातनपंथी विचारधारा पर चलने वाली हो। तो वो उनकी पत्नी ऐसी ही थी, वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल। लेकिन ये जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, आप कह सकते हैं वो थोड़े रेबल थे, यानी जो समाज की चीजें हैं उनको बदलने के लिए वो सबसे आगे रहते थे, इन ऑपोजिशन, सो दैट ही डिड हिज बेस्ट, he did his best to break social barriers। और ये जो सामाजिक जो भेदभाव की बात है उसको तोड़ने का उन्होंने खूब प्रयास किया था। और सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजिली, ताकि अलग अलग समाज से जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़ सकें, एक दूसरे से मिल सकें, मिलजुल के रह सकें, इंटरेक्ट कर सकें एक दूसरे से, सेम लेवल पर इंटरेक्ट कर सकें। तो he used to spend hours with me and would say, घंटों इनके साथ वो बिताते थे और कहते थे, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। वो उनको समझाते थे कि तुम जो है ना खूब पढ़ो, खूब बड़े बनो, खूब आगे बढ़ो, ताकि जो शहर के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, जो बड़े शहरों में रहते हैं, आप उनके बराबर में आ सको, उनके जैसा बन सको। एक दिन क्या करते हैं, वो इनवाइट किए थे उनको, वन डे ही इनवाइटेड मी टू हिज होम, अपना घर पर इनवाइट किया था उन्होंने भोजन के लिए। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड, लेकिन जब उनकी पत्नी ने देखा एक मुस्लिम लड़के को अपने घर में और उनको उसको खाना खिलाना है प्योर, अपने प्योर किचन में, अपने पवित्र किचन में, तो बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने खाना परोसने से इनकार कर दिया। लेकिन सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट पर्टर्ब्ड, वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, वो गुस्सा नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, बल्कि खुद अपने हाथों से परोसा, खिलाया उसको बैठा के, मतलब एपीजे को, अब्दुल कलाम को बैठा के अपने
किचन में अपने बगल में बैठा कर खिलाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी पत्नी भी किचन डोर के पीछे से देख रही थी। इनको आश्चर्य लगता है कि पता नहीं वो क्या देखना चाहती थी, कि शायद वो उनके खाने-पीने का क्या तरीका है, शायद उसको देखना चाहती थी, किस तरह से वो चावल खाते हैं, किस तरह से पानी पीते हैं और फ्लोर को साफ करते हैं। तो अप टू दिस टुडे स्टूडेंट